अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज की जो व्हाइट बोर्ड की प्रेजेंटेशन है फार्मेसी टेक्नीशियन फार्माकोलॉजी यूनिट 4 ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम से लिया गया टॉपिक है। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम वो ड्रग्स पढ़ेंगे जो कि एंटी साइकोटिक ड्रग्स हैं या तो न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स हैं। अब ये देखना है कि एंटी साइकोटिक ड्रग्स जो हैं ये किस तरह काम करती हैं, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है और इसके साथ साथ जो है वो कौन कौन सी प्रोटोटाइप ड्रग्स हैं उनके नेम हम जानेंगे और उसके बाद देखेंगे कि ये किस तरह से जो है वो साइकोटिक कंडीशन से किसी पेशेंट्स को बाहर निकालती हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स साइकोटिक कंडीशन को जानने से पहले हमारे ब्रेन की जो नॉर्मल फिजियोलॉजी है उसको देखते हैं कि नॉर्मल पर्सन जो है वो क्या है। अगर कोई पर्सन जो है वो दो चीज़ों के दरमियान डिफरेंशिएट कर सकता है, क्या रियल है क्या फेक है, इसके अलावा कोई पर्सन सोचने समझने की सलाहियत रखता है, अपने नफ़े और नुकसान को जांचता है, इसके बाद सेल्फ मोटिवेशन जो एबिलिटी है उसके अंदर है, तो इसका मतलब है कि ये ब्रेन की प्रॉपर फिजियोलॉजी है और ब्रेन जो है वो ठीक तरीके से काम कर रहा है। अगर इन्हीं कामों में थोड़ी तब्दीली आती है या ये जो नॉर्मल फिजियोलॉजी है ब्रेन की ये किसी तरीके से मुतासर होती है, डिजीज काज होती है, मैनिया है और दूसरे नंबर पे शिज़ोफ्रेनिया है। इन दोनों डिजीजेस के बारे में देखते हैं कि ये किस तरह काज होती हैं और इनके सिम्टम्स क्या हैं। तो ये दोनों जो डिजीजेस होंगी ये साइकोटिक कंडीशन को जो है वो जाहिर करेंगी और इसी साइकोटिक कंडीशन से निकालने के लिए जो ड्रग हम इस्तेमाल करते हैं वो कहलाती हैं एंटी साइकोटिक ड्रग्स। तो स्टूडेंट सबसे पहले देखते हैं कि मैनिया डिजीज है, उसके बाद शिज़ोफ्रेनिया है। इन ये जो माइंडली डिसऑर्डर हैं इनके पीछे का लॉजिक क्या है। सबसे पहला लॉजिक ये है कि हमारे ब्रेन के अंदर डोपामीन और सेरोटोनिन दोनों न्यूरोट्रांसमीटर हैं। दोनों न्यूरोट्रांसमीटर जो हैं उनकी प्रोडक्शन जो है वो ऑप्टिमम लेवल से ज़्यादा होती है जिसकी वजह से मैनिया और शिज़ोफ्रेनिया काज होती है। अब मैनिया कंडीशन जो है ये बाइपोलर डिसऑर्डर है। अगर अब थोड़ा सा इसको समझ लें मैनिया क्या है, इसमें पेशेंट जो है वो बाइपोलर यानी उसके अंदर जो है उसका जो बिहेवियर है उसका जो मूड है वो सडन से एलिवेट करता है, सडन से अग्रेसिव हो जाता है, सडन से वो एंगर हो जाता है, सडन से वो लाउडली बोलना चाहता है या उसको गुस्सा आ जाता है और किसी लम्हे में उसका जो मूड है वो स्विंग करता है, वो सैड हो जाता है और किसी लम्हे में वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है, जॉयफुल कंडीशन उसके अंदर आ जाती है और सडन से वही जो है वो सौरो की कंडीशन में चला जाता है। बाइपोलर डिसऑर्डर है। उसके बाद अगर शिज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स को देखा जाए तो ये एक क्रॉनिक डिसऑर्डर है, जो हमारे माइंड का क्रॉनिक डिसऑर्डर है। इस शिज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स के अंदर जो है सबसे ज़्यादा जो अहम बात है यहाँ पे इसका मूड भी स्विंग होता है और इसके अंदर हेलोसिनेशन कंडीशन जो है वो सामने आती है, यानी इसका जो पेशेंट है वो अनहर्ड साउंड जो है उनको सुनता है। फॉर एग्जांपल कोई भी पर्सन है वो ये सुन रहा है कि मुझे पता नहीं किस किस तरह की आवाज़ें सुनाई दे रही है और वो चीखता और कहता है कि वो चीज़ जो है वो मुझे आवाज़ उसकी ये साउंड मैं सुन रहा हूँ, जबकि हकीकत के अंदर वो चीज़ होती ही नहीं वहाँ पे प्रेजेंट। या तो वो किसी पर्सन की साउंड सुन रहा होता है या वो किसी चीज़ को ऐसी को देख रहा होता है जो हकीकत में होती ही नहीं है। फॉर एग्जांपल वो कहता है कि मुझे फलां चीज़ नज़र आ रही है, फलां चीज़ नज़र आ रही है, लेकिन रियलिटी उसकी नहीं होती। ये कंडीशन शिज़ोफ्रेनिया के अंदर होती है, हेलोसिनोजन कंडीशन इसको कहते हैं। और इसके पीछे का जो लॉजिक है वो हमारे ब्रेन के अंदर डोपामीन और जो सेरोटोनिन न्यूरोट्रांसमीटर है दोनों की जो अमाउंट है ऑप्टिमम लेवल से ये इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो चुकी होती है जिसकी वजह से ये दोनों डिजीज़ जो हैं ये काज होती हैं। तो स्टूडेंट्स अब देखना ये है कि कौन सी ड्रग्स हैं जो इस कंडीशन से हमें निकालती हैं और उनका काम करने का जो मेथड है वो ही इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वो कौन सी प्रोटोटाइप ड्रग्स हैं जो सबसे पहले जो है या आज भी जो हैं वो इन कंडीशन से निकालने के लिए इस्तेमाल हो रही है। व्हाइट बोर्ड की प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वो ड्रग्स कौन सी हैं। सबसे पहले प्रोटोटाइप न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स के अंदर शामिल है टिपिकल न्यूरोलेप्टिक। सबसे पहले जो फर्स्ट जनरेशन की ड्रग है क्लोरप्रोमाजीन है, इसको लो पोटेंसी वाली ड्रग्स भी कहा जाते हैं।
और फर्स्ट जनरेशन से मुराद ये है कि पहली ड्रग्स ये शामिल, यानी ये जो है ये फर्स्टली जो यूज्ड हुई, डिस्कवर्ड हुई ड्रग्स एंटीसाइकोटिक कंडीशन के लिए, इसलिए इसको जो है वो फर्स्ट जनरेशन भी कहा जाता है और लो पोटेंसी भी कहा जाता है। और ये टिपिकल न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स के अंदर आती है क्लोरप्रोमाजीन। दूसरे नंबर पे जो प्रोटोटाइप ड्रग इस्तेमाल होती है वो हेलोपेरिडोल है। ये भी स्टूडेंट्स फर्स्ट जनरेशन की ड्रग्स है और ये हाई पोटेंसी है क्लोरप्रोमाजोन की निस्बत। तीसरे नंबर पे जो हमारे पास प्रोटोटाइप ड्रग्स है वो एटिपिकल ड्रग्स है। आटिपिकल ड्रग्स न्यूरोलेप्टिक है। पहली दो फर्स्ट जनरेशन की ड्रग्स हैं जिनको हम टिपिकल ड्रग्स कहते हैं। एक लो पोटेंसी है, दूसरी हाई पोटेंसी है। और थर्ड नंबर पे जो है अटिपिकल न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स है, ये क्लोज़ापिन है। और क्लोज़ापिन जो है ये सेकंड जनरेशन की ड्रग है। अब स्टूडेंट्स हमने देखना है इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। सबसे पहले मैंने आपको कॉज बता दी है कि हमारे ब्रेन के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो एक तो डोपामीन है और किसी ना किसी तरीके से सेरोटोनिन न्यूरोट्रांसमीटर है, वो भी इस कॉज के पीछे, इस लॉजिक के पीछे ये न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट है। अब हमने क्या करना है कि जो एक्सेसिव प्रोडक्शन हो चुकी है न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन की और सेरोटोनिन की, किसी ना किसी तरीके से इनको इनके रिस्पेक्टिव रिसेप्टर पे बाइंड होने को हमने रोकना है। प्रोडक्शंस को नहीं बल्कि रिसेप्टर्स पे बाइंड होने को रोकना है। अगर ये अपने रिसेप्टर्स पे बाइंड नहीं होंगे देन जो है वो ब्रेन हमारा जो है वो नॉर्मल अपनी फिजियोलॉजी की तरफ आएगा, क्योंकि ये एक्सेसिव अमाउंट के अंदर इसकी प्रोडक्शन है और एक्सेसिव अमाउंट के अंदर ही ये अपने रिस्पेक्टिव जो इनकी बाइंडिंग साइट्स हैं वहां पे बाइंड हो रहे हैं और जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन है उसको अल्टर कर रहे हैं। अब इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ने के बाद आपको एंटीसाइकोटिक ड्रग्स के काम करने का तरीके का पता चल जाएगा। चलिए यहां पे मैंने एक रफ सा डायग्राम बनाया हुआ है। पहले प्री सिनेप्टिक नर्व्स का डायग्राम है और उसके बाद पोस्ट सिनेप्टिक नर्व्स पे प्रेजेंट रिसेप्टर का डायग्राम मैंने ड्रा किया है। हम ये जानते हैं कि हमारे नर्व्स जो हैं वो जो जंक्शंस हैं वो आपस में जुड़े हुए नहीं हैं, बल्कि प्री सिनेप्टिक नर्व्स के बाद पोस्ट सिनेप्टिक नर्व्स हैं और दोनों आपस में नहीं जुड़े। इनके दरमियान की जो खाली जगह है वो कहलाती है साइनैप्स। ठीक है, तो सिनेप्टिक क्लिफ जो है यहाँ पे ये बात समझने वाली है कि सिनेप्टिक क्लिफ के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो ही नर्व इंपल्सेस को ट्रांसमिट करते हैं। प्री सिनेप्टिक नर्व्स की तरफ से रिलीज होता है जो न्यूरोट्रांसमीटर, वो सिनेप्स के अंदर रहता है, सिनेप्टिक क्लिफ के अंदर आता है और यहां से वो अपने बाइंडिंग साइट यानी अपने रिस्पेक्टिव रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है और वो नर्व इंपल्स को ट्रांसमिट करता है। तो यहां पे जो समझने वाली बात है कि ये एक प्री सिनेप्टिक नर्व है। यहां पे जो मैंने वेसिकल ड्रा किया हुआ है ये हमें ये बता रहा है कि यहां पे डोपामिन भी प्रेजेंट है वेसिकल के अंदर और सेरोटोनिन भी प्रेजेंट है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए डायग्राम है। यहां पे वेसिकल से जो है न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन निकलता है और ये एक्सोसाइटोसिस से होता हुआ सिनेप्टिक क्लिफ के अंदर आता है, साइनैप्स के अंदर आता है। साइनैप्स के अंदर आने के बाद जो है ये अपने रिस्पेक्टिव रिसेप्टर के साथ जुड़ता है। ये बता दूं आपको कि डोपामिन के जो रिसेप्टर हैं वो D1 से लेकर D5 तक हैं और यहाँ पे ये जो साइकोटिक कंडीशन काज होगी इसके पीछे जो है ये डोपामिन D2 रिसेप्टर के साथ डोपामिन की बाइंडिंग है। अब यहाँ पे जो डोपामिन है वेसिकल से निकला, एक्सोसाइटोसिस के जरिए जो है सिनेप्टिक क्लिफ है इसके अंदर आया, साइनैप्स के अंदर आया, यहाँ पे अपने जो पोस्ट सिनेप्टिक नर्व पे इसका रिसेप्टर प्रेजेंट है उसके साथ ये D2 के साथ बाइंड हुआ। अगर ये D2 के साथ अपनी बाइंडिंग नहीं छोड़ता, क्योंकि एक्सेसिव मिकदार के अंदर हमने पढ़ा कि डोपामिन की प्रोडक्शन हो रही है और साथ सेरोटोनिन न्यूरोट्रांसमीटर की प्रोडक्शन हो रही है। अगर ये एक्सेसिव मिकदार में प्रोडक्शन इसकी होती रही और D2 रिसेप्टर पे बाइंड होता रहा तो काज क्या होगी? मैनिया काज होगी और शिजोफ्रेनिया काज होगी, साइकोटिक कंडीशन जो है वो काज होगी। अब हमने इसको इस साइकोटिक कंडीशन से एक पर्सन को निकालना है, वो ड्रग देंगे जो कि D2 रिसेप्टर्स पे जो डोपामिन ब्लॉक हो रहा है उसको इनहिबिट करे, ब्लॉकिंग को इनहिबिट करे, कंपिटेटली इनहिबिट करे, इसको जो है इसके साथ मुकाबला करके न्यूरोट्रांसमीटर के साथ। क्योंकि अगर ड्रग की मकदार कम होगी
तो भी ये न्यूरोट्रांसमीटर अपनी बाइंडिंग साइट पे बाइंड होगा। अगर ड्रग की मिकदार हम इसकी कॉन्सेंट्रेशन से ज़्यादा करते हैं तो इसके साथ कंपीट करेगा न्यूरोट्रांसमीटर के साथ और इसकी बाइंडिंग साइट के साथ खुद जाके बाइंड होगा। अगर कोई हम ड्रग दे रहे हैं तो वो इस न्यूरोट्रांसमीटर के साथ जो है वो डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर को जो है वो कंपीट करता हुआ इसकी बाइंडिंग साइट पे आके हमारी ड्रग जो है वो बाइंड हो जाएगी। तो हमें इफेक्ट यही चाहिए, हम चाहते यही हैं, लॉजिक यही कह रहा है कि डोपामिन की जो बी मकदार यहाँ पे सिनेप्टिक क्लिफ के अंदर प्रेजेंट है उसे किसी ना किसी तरीके से रोका जाए कि वो D2 रिसेप्टर के साथ बाइंड ना हो। तो हमारी जो ड्रग है वो D2 रिसेप्टर के साथ कंपीट करती हुई न्यूरोट्रांसमीटर को यहाँ पे आके बाइंड हो जाएगी और डोपामिन को यहाँ पे बाइंडिंग से रोकेगी। अगर डोपामिन यहाँ पे बाइंड नहीं होगा, हमारी ड्रग वहाँ पे बाइंड होगी, तो जो हमें बायोलॉजिकल हमारी एक्टिविटी ब्रेन की अल्टर हुई थी ओवर फंक्शन की वजह से, डोपामिन रिसेप्टर के साथ डोपामिन की प्रेजेंस की वजह से वो जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। तो हमारा जो ब्रेन है या जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की नॉर्मल एक्टिविटी है वो शो होना शुरू हो जाएंगी, जिसकी वजह से 1% साइकोटिक कंडीशन से निकलेगा। दूसरे नंबर पे सेरोटोनिन की भी मैं आपको बता देता हूं कि दूसरा जो सेरोटोनिन न्यूरोट्रांसमीटर है वो भी इसी तरह से ही हम उसको इनहिबिट करते हैं, अपने रिसेप्टर पे आके उसकी बाइंडिंग को रोकते हैं। और वो दूसरी तरह की जो ड्रग्स हैं जो सेरोटोनिन न्यूरोट्रांसमीटर के जो रिसेप्टर हैं उसको ब्लॉक करती हैं, वो भी ऐसे ही कंपीट करती हैं और जो सेरोटोनिन न्यूरोट्रांसमीटर का जो रिसेप्टर है उसको कंपीट करते हुए यहां पे आके बाइंड होंगी और बाइंड के बाद जो सेरोटोनिन न्यूरोट्रांसमीटर की ओवर एक्टिविटी है वो भी देखने को नहीं मिलेगी और साइकोटिक कंडीशन से पेशेंट जो है वो निकलेगा। तो अब स्टूडेंट यही था इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। आगे कुछ कीवर्ड्स मैंने लिए हैं बुक से ताकि स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंड करने में और जो टर्म्स हैं उसको समझने में थोड़ी आसानी हो। तो व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि डोपामिन रिसेप्टर ब्लॉकिंग इन द ब्रेन। अब डोपामिन रिसेप्टर जो है वो मैंने आपको बताया कि D2 रिसेप्टर जो है वो ब्लॉक किया जाता है और साइकोटिक एक्टिविटी जो है वो कम हो जाती है और नॉर्मल फिजियोलॉजी ब्रेन की स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद है दूसरे नंबर पे ये कैसे काम करता है, सेरोटोनिन रिसेप्टर ब्लॉकिंग एक्टिविटी इन द ब्रेन। अब दूसरे नंबर पे मैंने आपको बताया कि सेरोटोनिन भी किसी ना किसी तरीके से जो है ये साइकोटिक कंडीशन काज कर रहा होता है। इसकी ओवर एक्टिविटीज जब सेरोटोनिन को भी इसके रिस्पेक्टिव रिसेप्टर के साथ बाइंड होने नहीं दिया जाएगा तब ये एक्टिविटीज रिड्यूस होंगी और साइकोटिक कंडीशन से पेशेंट जो है वो निकलेगा। मोस्टली हमारी जो ड्रग्स हैं वो सेकंड जनरेशन की जो ड्रग्स है क्लोज़ापिन, ये इसी मेथड को फॉलो करते हुए अपना एक्शन शो करती हैं, यानी ये सेरोटोनिन रिसेप्टर को ब्लॉक करती हैं। उसके बाद देखते हैं एक्शन, इनका एंटीसाइकोटिक एक्शन है। ये हम जान चुके हैं कि तमाम ड्रग्स जो हैं ये माइंड हमारे जो ब्रेन है उसकी साइकोटिक कंडीशन से निकालने के लिए जो है एंटीसाइकोटिक ड्रग्स इस्तेमाल होती हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स एंटी एमेटिक इफेक्ट, ये जो लो डोज है यहाँ पे इन ड्रग्स की जो है वो एंटी एमेटिक जो इफेक्ट है वो शो करती हैं। फॉर एग्जांपल मोशन सिकनेस है, वॉमिटिंग है, कै आ रही है, तो ऐसी कंडीशन से भी ये हमें निकालती हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स बारी आती है एंटी मस्कारेनिक इफेक्ट। कहीं ना कहीं जाके ये रिसेप्टर जो है ये एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर को भी ब्लॉक करते हैं और एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट मिलते हैं, जिसकी वजह से लेक्रेमल कंडीशन जो है ये जो टीयर की प्रोडक्शन है वो कम हो जाती है, आंखों में धुंधला दिखलाई देता है। उसके बाद एंटीमस्कारिन इफेक्ट ये हैं इनके एंटीकोलिनर्जिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करने की वजह से जो है हमारे सिक्रेटरी ग्लैंड्स जो हैं उनकी प्रोडक्शन जो है वो कम होती है, जिसकी वजह से सलाइवा की प्रोडक्शन कम होने से मुंह खुश्क हो जाता है, ड्राई माउथ का इफेक्ट मिलते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स देखें थेरेपेटिक यूजेस के अंदर, तो थेरेपेटिक यूजेस के अंदर ये साइकोटिक कंडीशंस को एंग्जाइटी की कंडीशन से निकालने के लिए पेशेंट को इस्तेमाल की जाती हैं। ये हम थेरेपेटिक यूजेस लिखेंगे कि एंटी साइकोटिक ड्रग्स जो हैं ये साइकोटिक पेशेंट के लिए या साइकोटिक कंडीशन से निकालने के लिए पेशेंट्स को जो ड्रग्स दी जाती हैं वो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स कहलाती हैं, यानी थेरेपेटिक यूजेस भी इनका एंटीसाइकोटिक ड्रग्स के तौर पे हम करते हैं। अब स्टूडेंट्स आगे कीवर्ड है प्रिवेंशन ऑफ फीवर, नोजिया एंड वॉमिटिंग। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे
स्पेसिफिकली ये बात जहन में रखिएगा कि जो ड्रग इंड्यूस्ड वॉमिटिंग है, यानी जो ड्रग की वजह से वॉमिटिंग काज होती है, नोजिया काज होता है, अबकाइयाँ काज होती हैं, उसको भी ये ट्रीट करती हैं। उसके लिए भी ये जो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स हैं वो इस्तेमाल होती हैं। उसके बाद अदर यूजेस की बात करें तो ये एज ए ट्रिंकुलाइजर इस्तेमाल होती हैं, यानी ट्रिंकुलाइजर्स ऐसी ड्रग्स को कहते हैं जिनके सिडेटिव्स इफेक्ट हैं। लोकल एनेस्थीसिया के लिए भी इनको इस्तेमाल किया जा सकता है, और जो पेन है उसके लिए भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। एंग्जाइटी कंडीशन से भी ये लो डोज में निकालती हैं, और सिडेटिव इफेक्ट है, ये मूड को बेहतर बनाती हैं। ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स फार्माकोनाइटिक्स की बात करें तो ये ऑरली अगर दिया जाए तो इसकी जो ऑब्जर्प्शन है वो वेरिएबल है, और उसके बाद ये जो है ये ब्लड ब्रेन बैरियर को इजीली क्रॉस करती है, इसलिए इसकी जो अवेलेबिलिटी है ब्रेन के अंदर वो बहुत जल्द आ जाती है। अब इसके जो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स के एडवर्स इफेक्ट हैं वो यहाँ पे मैंने नोट किए हुए हैं। सबसे पहले मूवमेंट डिसऑर्डर है, चलने फिरने में लड़खड़ाहट हो सकती है, पेशेंट जो है लड़खड़ा सकता है। उसके बाद जो है ट्रेमर है, या इसको पल्पिटेशन कहते हैं। कभी कभी किसी पार्टिकुलर पेशेंट में ये ड्रग इस्तेमाल करने के बाद उसका हाथ कांपता है, टांगे कांपती हैं, वैसे वो थोड़ा पल्पिटेशन कंडीशन में आ जाता है, या ट्रेमर कंडीशन हो सकती है। कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज को कॉज करती हैं, कॉन्स्टिपेशन कॉज करती हैं। यूरिनरी रिटेंशन, जो हम यूरिन पास करते हैं उसकी बार बार हाजत का होना, ये यूरिनरी रिटेंशन कहलाता है। उसके बाद किसी पेशेंट के अंदर कन्फ्यूजन का आ जाना, ये इसके एडवर्स इफेक्ट की सिम्टम्स हो सकती हैं। सेक्सुअल डिसफंक्शन, किसी पेशेंट के अंदर सेक्सुअल का डिसफंक्शन हो जाना भी इसके एडवर्स इफेक्ट की तरफ हमें इशारा देता है। तो स्टूडेंट्स आज की जो व्हाइट बोर्ड की प्रेजेंटेशन है वो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स के बारे में है। उम्मीद है कि आपको आप समझने में आसानी हुई होगी इस डायग्राम की मदद से। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।